हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायोडा। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है जो अभी तक हम लोग पहले से कंटिन्यू करते आ रहे थे, क्लास 9th का सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स में हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो थे वो क्लियर कर लिए थे। ठीक है, जिसमें वैक्यूल्स था, माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये गोल्गी एपरेटस का है। ठीक है, बहुत इजी डायग्राम है। और आज हम लोग इसी टॉपिक को समझते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है, इसके क्या काम होते हैं सेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, ये है सबसे पहले हम पहले जानेंगे कि बेटा इसको डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, गोल्गी एपरेटस सेल के अंदर एक पार्ट होता है। ठीक है, और जिसको डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1898 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और ये स्टार मार्क भी आप कर सकते हो, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो आप क्या बताओगे, कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट 1898 में इन्होंने सबसे पहले गोल्गी एपरेटस को सेल में डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इसके डायग्राम पर हम देखते हैं, चलते हैं डायग्राम के थ्रू इसको कैसे समझेंगे। इसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा। ठीक है, कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं गोल्गी एपरेटस में? एक होता है वेसिकल्स, सिस्टर्नी और वैक्यूल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं डायग्राम में ये कहाँ पर है और कैसे फंक्शन करते हैं। तो देखिए, सिस्टर्नी किनको कहते हैं? जो ये फोल्ड्स होते हैं ना बेटा, ठीक है, जो ये फोल्ड्स आप एक के ऊपर एक ऑरेंज कलर के देख रहे हो, इनको कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, ये एक के ऊपर एक इस तरीके से करके अरेंज होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, और वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आप देख सकते हो बेटा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और क्या करते हैं, ये हर एक सेल में कुछ ना कुछ स्टोरेज का काम करते हैं, उनके अंदर किसी न किसी तरीके के कुछ स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स कैसे होते हैं? वेसिकल्स और जो वैक्यूल्स हैं वो देखने में लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद है सिस्टर्नी अरेंज्ड पैरेलल टुगेदर। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है। पैरेलल का कहने का क्या मतलब है? वो एक के ऊपर एक, ठीक है, उनके बगल में ऐसे करके ये पैरेलल होते हैं, मतलब इसके सामने ये और इसके सामने ये थर्ड वाला, थर्ड के सामने फोर्थ वाला, और इस तरह करके ये पूरे एक डायग्राम को शो करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म में है ये। ठीक, चलिए अब इसके बाद है हमारा सिस्टर्नी अरेंज इन अ स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्न। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा? स्टॉक्स इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर हम कोई एक कॉइन दे दें, ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स दे दें और कहते हैं आपको कि आप इसको एक के ऊपर एक अरेंज करो। ठीक है, तो आप कैसे अरेंज करोगे? देखो, जैसे मान लो एक ये कॉइन है, तो अगर आपको अरेंज करने को कहा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही तो अरेंज करोगे। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करोगे कॉइन्स को। इसको क्या कहते हैं पता है? इनको कहते हैं स्टॉक्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्टॉक्स कहते हैं। और यहाँ गोल्गी एपरेटस में ये जो सिस्टर्नीज हैं, ठीक है, ये इसी तरीके से कुछ अरेंज होती हैं सेल के अंदर, एक के ऊपर एक दूसरे के पैरेलल में। ठीक है, और ये जो स्टॉक्स है इनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको समझाया कि सबसे पहले सेल में गोल्गी एपरेटस को किसने देखा, किसने खोजा? तो कैमिलो गोल्गी इन 1898 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी, उन्होंने एक सेल में गोल्गी एपरेटस की खोज की। ठीक है, डिस्क्राइब किया उसको। उसके बाद क्या है? कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या क्या होता है? सिस्टर्नी होता है, वैक्यूल्स होते हैं और वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी फोल्ड्स को कहते हैं, वैक्यूल्स जो कि फूड को स्टोरेज करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोटीन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल वो स्टोर करते हैं। और वेसिकल्स क्या होते हैं? ये जो राउंड कलर के आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये वैक्यूल्स हो गए, सॉरी वेसिकल्स हो गए। ठीक है, इनमें भी कुछ स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद क्या है? सिस्टर्नी अरेंज पैरेलल टुगेदर। ये जो सिस्टर्नी होती हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। सिस्टर्नी किनको कहा जा रहा है? इन फोल्ड्स को कहा जा रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। फिर क्या कहा गया? सिस्टर्नी अरेंज इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्न। स्टॉक्स आपको बताया हमने, आपको अगर कोई कॉइन दे दिया जाए तो वो एक के ऊपर एक जो इस तरीके से आप इनको अरेंज करोगे, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? यहाँ पर स्टॉक्स कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं स्टॉक्स को क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं। क्लियर है ये बात? चलो आगे देखते हैं। प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। ये स्ट्रक्चर एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है और नेटवर्क फॉर्म में होता है।
प्रेजेंट एज अ नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो ये गोल्गी एपरेटस है वो न्यूक्लियस के पास एक नेटवर्क फॉर्म में मिलती है। ठीक है, फिर से समझ लो। मान लो ये हमारा एनिमल सेल है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये कौन सा सेल है? ये एनिमल सेल है और ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस के पास जो होंगे ना गोल्गी एपरेटस, ये एक नेटवर्क फॉर्म में ऐसे पाए जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? और प्लांट सेल में कैसे पाए जाएंगे बेटा? ये प्लांट सेल है, देखो कैसे पाए जाएंगे? प्रेजेंट एज अ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिटेड। ठीक है, और जो प्लांट सेल में इनका स्ट्रक्चर होता है, जो ये फ्रीली पाए जाते हैं, वहाँ पर इनको कहा जाता है डिक्टोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लो कि प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर पाया जाता है वो कहाँ पर वो किस फॉर्म में पाया जाता है? उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? डिक्टोसोम कहते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में जो ये होता है ये नेटवर्क फॉर्म में होता है, नियर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, पर प्लांट सेल में जो ये होता है ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इनको वहाँ पर क्या कहा जाता है? डिक्टोसोम्स कहा जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है कि जो ये गोल्गी एपरेटस है बेटा, इसमें हमारे 2 फेज़ होते हैं। गोल्गी एपरेटस के 2 फेज़ होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिस फेज़ और दूसरा होता है ट्रांस फेज़। ठीक है, फिर से समझ लो, गोल्गी एपरेटस के 2 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ को कहते हैं सिस फेज़ और दूसरा फेज़ जिसको कहते हैं ट्रांस फेज़। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, सिस फेज़ जो होता है, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस के पास टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की तरफ जो भी फेज़ आएगा गोल्गी एपरेटस का, आप उसको कहोगे सिस फेज़। इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये क्वेश्चन आते रहेंगे और आपको इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कन्फ्यूज़न इसमें नहीं रखनी। न्यूक्लियस के साइड गोल्गी एपरेटस का जो भी फेज़ होगा उसको कहेंगे सिस फेज़। क्लियर है? उसके बाद ट्रांसफेज। ट्रांसफेज किस साइड होता है? ट्रांसफेज होता है जहाँ पर कि मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसफेज टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उस साइड पर ट्रांसफेज होगा। कैसे समझें? चलो देखो, ये एक हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, सॉरी सेल है। सेल में ये हमारा क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साइड पर जो भी गोल्गी एपरेटस होगा, मतलब ये वाला पार्ट, ध्यान से देखिए, जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये सिस्टर्नी है। ठीक, जो ये पार्ट होगा, ठीक है, ये सारी सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी। तो जो ये पार्ट है जहाँ पर न्यूक्लियस है, इस पार्ट को कहेंगे सिस फेज। ठीक है, और गोल्गी एपरेटस का ये पार्ट जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड पर है, ठीक है, इस साइड को क्या बोलेंगे? ट्रांस फेज बोलेंगे। क्लियर है? न्यूक्लियस के साइड वाले को सिस फेज और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड पर होगा गोल्गी एपरेटस का पार्ट, इंड पार्ट, उसको बोलेंगे ट्रांस फेज। क्लियर है? मतलब इस साइड पर होगा ट्रांस फेज और अपर साइड पर हुआ सिस फेज। क्लियर डायग्राम? चलो अब इसके बाद है बेटा, इसका इम्पॉर्टेंट है फंक्शन। ठीक है, इसका फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, चलो पहले ही इसका पॉइंट देखते हैं। स्टोर मॉडिफाइड पैकेज द प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है? देखो, न्यूक्लियस से, ठीक है, न्यूक्लियस से, यहाँ पर ये साइड न्यूक्लियस की तरफ है, न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल, मान लो न्यूक्लियस ने प्रोटीन का सिंथेसिस किया, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ और उसके बाद जो भी चीज़ें वहाँ से निकली, ठीक है, सिंथेसाइज प्रोटीन निकला ना बाहर, तो वो जो निकला वो एक वैक्यूल फॉर्म में होता है। ठीक है, एक कवर फॉर्म में होगा, छोटे से वैक्यूल फॉर्म में होगा, और वो कहाँ आएगा? वो ये आ जाएगा गोल्गी एपरेटस के अंदर, मतलब सिस्टर्नी में आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा? न्यूक्लियस की साइड पर चूंकि वो होगा, ये गोल्गी एपरेटस सिस फेज जो होता है वो न्यूक्लियस के साइड पर होगा, न्यूक्लियस से जो भी चीज़ें निकलेंगी वो तुरंत उसको कैच कर लेगा। ठीक है, सिस फेज जो गोल्गी एपरेटस का पार्ट है जो कि न्यूक्लियस के साइड में होता है, न्यूक्लियस से जो भी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, वैक्यूल के वेसिकल्स के फॉर्म में, ठीक है, वो एक कवर बाउंड स्ट्रक्चर में होती हैं, ठीक है, पैकेज में होती हैं, वो ये गोल्गी एपरेटस सिस्टर्नी के थ्रू अपने अंदर ले लेगा और क्या करेगा? अंदर लेकर उनको एब्जॉर्व करेगा, उनको और सिंथेसाइज और अपडेट करेगा, ठीक है, और मॉडिफाई करेगा। ठीक है, मॉडिफाई करके जो भी उसमें अंदर उसको काम करने हैं वो सारे फंक्शन करके और वापस उनकी पैकेजिंग करके, मतलब वापस उसी फॉर्म में करके ट्रांस फेज के थ्रू बाहर रिलीज़ कर देगा। ठीक है, अब बाहर वो रिलीज़, बाहर सेल के रिलीज़ भी कर सकता है अगर ज़रूरत नहीं है उनकी,
या अगर उनकी ज़रूरत है तो सेल के अंदर बाकी अदर जगह पर, अदर ऑर्गन्स में कहाँ उसकी ज़रूरत है, जो भी उसने रिलीज़ किया है चीज़ को, ठीक है, वो वहाँ पर चली जाएगी। इसका काम केवल इतना होगा कि इसने न्यूक्लियस से जो भी चीज़ें बाहर निकल रही हैं उनको ये क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। कैसे एब्जॉर्व करेगा, सिस फेज के थ्रू, जो कि सिस फेज न्यूक्लियस के पास है उसके ये अब्जॉर्व करेगा। सिस्टर्नी जो पार्ट होते हैं उनके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी, उनको अपडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा, वापस उनकी पैकेजिंग करेगा और क्या करेगा, उनको अपनी बॉडी से फिर वापस बाहर निकाल देगा। ठीक है, बाहर कहाँ से निकालेगा, ट्रांसफेज के साइड से निकाल देगा। और फिर वो क्या होगा, या तो वो सेल के बाहर चले जाएंगे अगर उनका कोई यूज़ नहीं है, और अगर यूज़ है तो सेल में जहाँ भी उनकी अदर पार्ट में ज़रूरत है वो वहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसी चीज़ को वहाँ पर कहा जा रहा है स्टोर, मॉडिफाई, अंदर स्टोर करता है, ठीक है, अपने अंदर सिस्टर्नी में स्टोर करता है, उनको मॉडिफाई करता है, वापस पैकेजिंग करता है, पैकेज द प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी चीज़ें न्यूक्लियस से निकली वो क्या करेगा, इनको पैकेजिंग करेगा, मॉडिफाई करेगा और वापस पैकेजिंग करके उनको अपने मतलब ट्रांसफेज के थ्रू वो बाहर रिलीज़ कर देगा। क्लियर है पहला फंक्शन। चलिए दूसरा क्या है, सिंपल शुगर फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर इन अ गोल्गी एपरेटस। ठीक है, जो भी सिंपल शुगर होती है, ठीक है, जो भी आती है गोल्गी एपरेटस में, ये उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेकंड फंक्शन ये हो गया। थर्ड फंक्शन क्या हुआ बेटा, थर्ड फंक्शन हुआ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ठीक है, ये लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। कौन, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इसके तीन फंक्शन हैं। पहला आपको बताया कि जो भी न्यूक्लियस से प्रोटीन सिंथेसिस होकर या जो भी अदर मटेरियल बाहर निकल रहे हैं उनको ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, उनको एब्जॉर्व करेगा, मॉडिफाई करेगा और उनकी वापस रीपैकेजिंग करेगा और फिर उनको ट्रांसफेज के थ्रू साइड से निकाल देगा और जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वो वापस चले जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या था, सिंपल शुगर को ये कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है और इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आई। बहुत छोटा सा टॉपिक था ना। चलिए, अब आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी अदर पार्ट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना है। अगर पसंद आया, समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।